नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय में जो हिस्ट्री का पेपर लगा हुआ है आपका 20 तारीख को, उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं, उसके लिए यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आपको बता दूं कि आज की वीडियो के माध्यम से मैं बहुत सारे प्रश्नों के बारे में चर्चा करूंगा। बीए फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2025-26 का पेपर है किसी दूसरे विश्वविद्यालय का, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय या जो राम मनोहर लोहिया, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, इन सभी में जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है माइनर का, उसके लिए, और इसके अलावा माँ विंध्यवासिनी मिर्जापुर का ऑब्जेक्टिव होगा उसके लिए, इन सभी विश्वविद्यालयों के लिए यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एंशिएंट एंड अर्ली मेडिवल इंडिया, शुरुआत से लेकर के 1206 ईस्वी तक का इतिहास जिसमें आपको पढ़ना है, उसके मैं आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करूंगा और बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को समझाने वाला हूं। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। जो मैं पूरा पेपर आपको दिखाने वाला हूँ, ऐसे ही क्वेश्चंस परीक्षा में आपके पूछे आते हैं। आप भी इस पेपर को बढ़िया तरीके से देख लीजिएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं आने वाला, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका आ चुका महोदय कि सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है। सिक्के के अध्ययन को क्या बोलते हैं बेटा? न्यूमिस्मैटिक्स बोला जाता है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए दिया है, न्यूमिस्मैटिक्स बोलते हैं। सिक्कों, पदकों और मुद्रा के वैज्ञानिक अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा एपिग्राफी क्या होता है? एपिग्राफी शिलालेखों का अध्ययन करता है, ठीक है। एथनोग्राफी की बात करें बेटा, तो एथनोग्राफी मानव संस्कृतियों का वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत करता है। और इम्यूनोग्राफी की बात की जाए तो एक कोई ये अध्ययन ही नहीं करता, ये गलत तकनीक है ये, ठीक है। बाकी एपिग्राफी और आपका एथनोग्राफी, ये दोनों, एपिग्राफी शिलालेखों का अध्ययन करता है और एथनोग्राफी मानव संस्कृतियों का वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत करता है। ये तो होगा ही नहीं आपका। न्यूमिस्मैटिक्स सिक्कों का अध्ययन करता है, मुद्राओं का अध्ययन करता है, पदकों का अध्ययन करता है। दूसरा क्वेश्चन आपका आ चुका है, बिंदुसार किसका पुत्र था? बिंदुसार किसका पुत्र था महोदय? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था क्या बिंदुसार? बताएं, बिंदुसार किसका पुत्र था? बिंदुसार बिल्कुल चंद्रगुप्त मौर्य का ही पुत्र था बिंदुसार। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अशोक बिंदुसार का पुत्र था, ठीक है। बिंदुसार का लड़का कौन था बेटा? बिंदुसार जो था, बिंदुसार किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का कौन है? बिंदुसार। बिंदुसार का लड़का कौन है? अशोक, यानी चंद्रगुप्त मौर्य का नाती था अशोक, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अजातशत्रु हर्यक वंश का शासक था, ये बात भी ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। शक संवत कब प्रारंभ किया गया था? शक संवत बताएं। शक संवत जो है 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। कब प्रारंभ हुआ बेटा? 78 ईस्वी में शक संवत का प्रारंभ हुआ था। शक संवत की शुरुआत कुषाण राजा कनिष्क ने 78 ईस्वी में अपने राज्याभिषेक के समय की थी। यह भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर भी है शक संवत, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। बाकी आप देखते हैं 606 ईस्वी की बात किए तो ये हर्ष संवत से संबंधित है। 606 ईस्वी हर्ष संवत से संबंधित है। जबकि आपका अगला जो आपका 58 ईसा पूर्व 58 ईस्वी, ये आपका विक्रम संवत जो है 58 ईस्वी शुरू होता है। तो विक्रम संवत 58 ईस्वी से विक्रम संवत की शुरुआत होती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि बहुत सारी विस्तार से मैं बता रहा हूँ। विक्रम संवत 58 से 78 से शक संवत शुरू होता है, जो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है शक संवत, ठीक है। और आपका 606 ईस्वी जो है ये आपका शुरू होता है हर्षवर्धन के समय से, क्योंकि 606 में हर्षवर्धन ने गद्दी संभाली थी और 647 ईस्वी तक जो है गद्दी पर रहे थे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्न में से किसने कहा था कि इतिहास विज्ञान है ना कम ना अधिक? इतिहास विज्ञान है ना कम ना अधिक। तो जेबी ब्यूरी नाम के एक इतिहासकार हैं, उन्होंने कहा था, जेबी ब्यूरी ने कहा था। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जेबी ब्यूरी। बाकी हेरोडोटस की बात की तो इतिहास के जनक है हेरोडोटस, ठीक है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। तो हेरोडोटस की पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका, ये इतिहास के जनक हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की विचारधारा दी है। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या प्रस्तुत करी है। दास कैपिटल नाम की पुस्तक लिखी है। अब तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा, ऐसा कहा कार्ल मार्क्स ने। धर्म जनता के लिए अफीम है, कार्ल मार्क्स ने ही कहा था। ये सब चीजें आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये तमाम सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 5वां नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? चाणक्य का अन्य नाम क्या था बेटा? विष्णुगुप्त चाणक्य का अन्य नाम है विष्णुगुप्त। इस विष्णुगुप्त के अलावा चाणक्य को हम और किसके नाम से जानते हैं बेटा? कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अर्थशास्त्र नाम की पुस्तक किसने लिखी है? तो चाणक्य ने लिखी है, ठीक है। अर्थशास्त्र किसकी रचना है? ये राजनीति विज्ञान की रचना है, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है।
तो अर्थशास्त्र पुस्तक इन्होंने लिखी थी। बाकी विशाख दत्त की बात की तो इनकी एक फेमस रचना है मुद्रा राक्षस। प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है, तो मुद्रा राक्षस पुस्तक किसने लिखी है, विशाख दत्त ने लिखी है। ये बात भी ध्यान रखेंगे परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुद्रा राक्षस एक नाटक है जिसको लिखा है, इसमें चाणक्य का वर्णन भी विशाख दत्त के नाटक में किया गया है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है प्राचीन भारत की प्रथम वास्तविक ऐतिहासिक पुस्तक किसे माना जाता है, फटाफट से आप बताएंगे। प्रथम मतलब प्राचीन भारत की प्रथम वास्तविक ऐतिहासिक पुस्तक, तो कल्हड़ की राज तरंगड़ी को मानते हैं। देखिए राज तरंगड़ी का लेखक कौन है, कल्हड़। ठीक है, कल्हड़ की रचना है, कल्हड़। कल्हड़ की रचना कौन सी बेटा, राज तरंगड़ी कल्हड़ की रचना है। ठीक है, ये बात है। अर्थशास्त्र चाणक्य की रचना है। इंडिका मेगास्थनीज की रचना है, किसकी रचना है, मेगास्थनीज की रचना है, मेगास्थनीज। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, क्लियर। ये सब प्रश्न परीक्षा के इंडिका पुस्तक विदेशी वृत्तांत है और इसको लिखा किसने है, इसको लिखा है मेगास्थनीज नाम के एक इतिहासकार ने, जो भारत में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ये बात ध्यान रखेंगे। मनुस्मृति मनु ने लिखी है। अगला क्वेश्चन आपका 7वां नंबर प्रश्न है, किस आश्रम को महाआश्रम कहा गया है, किस आश्रम को महाआश्रम कहा गया है, तो गृहस्थ आश्रम को महाआश्रम कहा गया है। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, महाआश्रम या सर्वश्रेष्ठ आश्रम जो है गृहस्थ आश्रम है। तीनों आश्रमों का एक प्रकार से के लोग भोजन आश्रय के लिए गृहस्थ पर निर्भर रहते हैं, चाहे ब्रह्मचर्य की बात करें, चाहे वानप्रस्थ की, चाहे संन्यास की। 4 आश्रम होते हैं। सबसे पहला आश्रम होता है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा आश्रम होता है आपका कौन सा आश्रम होता है बेटा, गृहस्थ आश्रम, तीसरा आश्रम है वानप्रस्थ आश्रम और चौथा आश्रम है लास्ट वाला संन्यास आश्रम। 25-25 साल के चारों आश्रम होते हैं। 8वां क्वेश्चन से, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, यात्रियों का राजकुमार ह्वेनसांग को कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यात्रियों का राजकुमार किसे कहते हैं बेटा, ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में आया था। उसकी ज्ञान की खोज और यात्रा विवरणों के कारण उसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। इसकी पुस्तक का क्या नाम है, इसकी एक पुस्तक थी उसका नाम था सी यू की, ध्यान रखेंगे। सी यू की पुस्तक का लेखक कौन है, तो यही है। ठीक है, यात्रियों का राजकुमार ह्वेनसांग किसके दरबार में आया था, हर्षवर्धन के दरबार में भारत में आया था। बाकी बात की जाए फाहियान की, तो फाहियान जो था ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत में आया था। ठीक है, ये भी एक चीनी यात्री ही था। वैसे इत्सिंग भी एक चीनी यात्री ही था। 9वां नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, गुजरात का अंतिम हिंदू शासक कौन था, गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था कर्ण द्वितीय। कर्ण द्वितीय जो था ये एक प्रकार से क्या था बेटा, कर्ण द्वितीय, कर्णदेव बघेला भी इन्हीं को कहा जाता है, कर्ण द्वितीय को। ये गुजरात का अंतिम शासक हुआ करता था। बघेला वंश के राजा कर्णदेव द्वितीय गुजरात के अंतिम हिंदू शासक थे, जिन्होंने 1297 ईस्वी से लेकर के 98 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की सेना से पराजित हुए थे। ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने पराजित किया था इनको, क्लियर, कब, 1297-98 ईस्वी में, वही थे कर्ण द्वितीय। 10वां क्वेश्चन आप देखते हैं तो मजा आ रहा होगा, ऐसे मैं समझा करके आपको बता रहा हूँ, मजा आ रहा है। 10वां प्रश्न आप देखते हैं, 7वीं शताब्दी में समाज कितने वर्णों में विभाजित था, 7वीं शताब्दी में समाज कितने वर्णों में विभाजित था बेटा, तो 7वीं शताब्दी में समाज जो था वो 4 वर्णों में बटा हुआ था। ठीक है, कौन कौन से, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण व मुखमासीद बाहुराजन्यकृतः उरुतदस्वेश्या पदभ्याम शूद्रो जाता, ऋग्वेद का श्लोक है पुरुष सूक्त का। ठीक है, उसमें बताया ब्राह्मण के मुखमंडल से मुखमंडल से ब्राह्मण, ठीक है, विराट पुरुष के मुखमंडल से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघों से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। 11 नंबर क्वेश्चन से, हिंदुओं में संस्कार कितने हैं, तो 16 संस्कारों की बात करी गई हिंदुओं में, इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें, गर्भाधान से लेकर के, और सबसे पहला संस्कार है गर्भाधान और लास्ट वाला संस्कार है आपका 16वां अंत्येष्टि संस्कार। ठीक है, अंत्येष्टि माने 13वीं जो होता है वही मरने के बाद होता है, और गर्भाधान जन्म होने से पहले होता है। अगला क्वेश्चन आपका, चौहान किस वंश से संबंधित थे, चौहान की बात की तो ये सूर्य वंश के क्षत्रिय बेसिकली संबंधित होते हैं चौहान। ऐतिहासिक परंपराओं और कुछ अभिलेखों या शिलालेखों के आधार पर अगर देखें तो चौहान वंश या चाहमान वंश जो थे ये खुद को सूर्यवंशी राजपूत मानते हैं। हालांकि पृथ्वीराज रासो में उनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई गई है कि अग्निकुंड से चाहमान, परमार, ये सब जो है 4 क्षत्रिय वंश की उत्पत्ति होती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 13 नंबर क्वेश्चन है, आबू पर्वत पर तपस्या करी थी वशिष्ठ जी ने, और वहीं से उत्पन्न किया था इन सभी 4 क्षत्रियों को। ठीक है, जिनमें चाहमान भी एक थे, चाहमान, परमार, प्रतिहार, इन सभी को। अगला क्वेश्चन है, अरबों के सिंध विलय का विस्तृत उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, बताएं। अरबों के सिंध विजय का विस्तृत उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है बेटा, तो चचनामा नाम का एक ग्रंथ है उसमें मिलता है। चचनामा नाम के ग्रंथ में मिलता है, बात ध्यान रखें। चचनामा जो है एक फारसी अनुवाद है।
ठीक है, जो मूल रूप से अरबी में लिखा गया था। इसमें मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जो सिंध पर विजय प्राप्त करी गई 712 ईस्वी में, उसके बारे में मेंशन किया गया है। उस समय सिंध पर राजा थे, उस समय उनका नाम था राजा दाहिर। राजा दाहिर युद्ध में पराजित हो जाते हैं और ये मोहम्मद बिन कासिम जीत जाता है और पहला यही अरब आक्रमणकारी होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। बाकी किताब उल हिंद की अगर बात करें बेटा, तो किताब उल हिंद जो है ये किसकी रचना है? अल बरूनी की रचना है। किसकी रचना है बेटा? अल बरूनी की रचना है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अल बरूनी की रचना किताब उल हिंद। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 14 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न, अमात्य किसे कहा जाता है? अमात्य, अमात्य मंत्री को कहा जाता था अमात्य। ठीक है, मिनिस्टर जो होता था उसी को अमात्य कहते थे। खास करके ब्राह्मण जो होते थे इस पद पर रहते थे। प्राचीन भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था, विशेष करके मौर्य काल में आप देखेंगे तो उच्च अधिकारियों या मंत्रियों के समूह को अमात्य कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, हर्षचरित नाम की रचना किसने लिखी है? हर्षचरित जो है हर्षवर्धन के बारे में जानकारी देती है। इसको लिखा है बाणभट्ट ने। संस्कृत भाषा में रचना लिखी गई है, ये बात ध्यान रखेंगे। चंद्रबरदाई की रचना कौन सी है? पृथ्वीराज रासो। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पृथ्वीराज रासो की रचयिता रचना किसने करी है? चंद्रबरदाई ने करी है। कल्हड़ ने राज तरंगड़ी लिखा है और बिल्हड़ ने क्या लिखा है? विक्रमांक देवचरित लिखा है। बिल्हड़ की रचना कौन सी है? विक्रमांक देवचरित। ठीक है, विक्रमांक देवचरित। विक्रमांक देवचरित रचना किसकी है? ये है बिल्हड़ की। कल्हड़ की राज तरंगड़ी है। अगला क्वेश्चन से, प्रथमतः हर्ष किसका उपासक था? प्रथमतः हर्ष जो था ये शैव धर्म का उपासक हुआ करता था। ठीक है, शैव धर्म का उपासक था राजा हर्षवर्धन। शुरुआत में भगवान शिव यानी शैव धर्म के अनन्य भक्त हुआ करते थे। बाद में ह्वेन के प्रभाव में आकर के ये बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया था? किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा गया है। और ये एक प्रकार से इनके सिक्कों पर आप देखते हैं समुद्रगुप्त के तो बीड़ा बजाते हुए इनको दिखाया गया है। एक महान विजेता तो थे ही, बल्कि कला और संगीत के बड़े प्रेमी थे। ठीक है, और इनको कविराज भी कहा जाता है। कवियों का राजा की उपाधि दी जाती है, क्योंकि कवि एक बढ़िया कवि भी थे, एक बढ़िया संगीतज्ञ भी थे। ठीक है, और 100 से अधिक युद्ध लड़े, एक भी युद्ध हारने का इनका मेंशन नहीं है। प्रयाग प्रशस्ति में इनकी विजयों को बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। नेपोलियन, भारत का नेपोलियन भी इन्हीं को कहा जाता है, B.A. स्मिथ ने कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 18 नंबर प्रश्न है, चित्रित धूसर मृदभांड किस काल से संबंधित है? चित्रित धूसर मृदभांड, जिसको PGW कहते हैं, तो ये वैदिक काल के बर्तन हुआ करते थे। वैदिक काल के बर्तन, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। वैदिक काल के बर्तन हुआ करते थे। चित्रित धूसर मृदभांड, प्रिंटेड ग्रे वियर कहते हैं, PGW। संस्कृति मुख्य रूप से उत्तर वैदिक काल, खास करके 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व से जुड़ी हुई एक मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे। मृदभांड माने क्या होता है? मृद माने मिट्टी, भांड माने बर्तन। ठीक है, जिसपे चित्र बने रहते थे, धूसर कलर के चित्र होते थे, एकदम से थोड़ा सा ग्रे कलर के। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 19 नंबर प्रश्न है। प्रश्न है, सांची स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप किसने बनवाया बेटा? सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था अशोक ने। अशोक का एक और नाम था अशोक प्रियनाम, प्रियदर्शी, ये सब अशोक का ही नाम है, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में स्थित सांची के महान स्तूप का निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक ने करवाया था। अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का नाती था। ठीक है, बिंदुसार का लड़का था, ये बात भी ध्यान रखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन है आपका, वैदिक युगीन इतिहास का प्रधान स्रोत। वैदिक युगीन इतिहास का प्राथमिक स्रोत जो था, प्रधान स्रोत, वो था श्रुति। जो जो आपका ये वेद होता है इसको श्रुति कहा जाता है, ये सुना हुआ है। ठीक है, इस चूंकि जब वेदों का विकास और वेदों को गढ़ा गया तो लिपियों का विकास नहीं था, लिखा नहीं जाता था। इन्हें सदियों तक मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी लोग एक दूसरे को सुनाते सुनाते याद करते आए हैं। ठीक है, वैदिक काल के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होता है श्रुति परंपरा। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से 21 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, मानव को आग की जानकारी कब हुई? मानव की आग की जानकारी हुई थी कब बेटा? निम्न पुरा पाषाण काल में। निम्न पुरा पाषाण काल, ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोअर पियोलिथिक पीरियड। ठीक है, मानव ने आग का उपयोग करना निम्न पुरा पाषाण काल में ही सीख लिया था, हालांकि इसका नियंत्रित उपयोग बाद में बढ़ा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन से आपका 22 नंबर प्रश्न है, पशुपालन संबंधित है। पशुपालन मध्य पाषाण काल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा देंगे, मध्य पाषाण काल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मध्य पाषाण काल में आप देखते हैं आदमगढ़ और बागोर जैसे शहरों में आप देखते हैं, मतलब वहाँ पर जो है पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। 23 नंबर प्रश्न है, फाहियान कहाँ का निवासी था? तो फाहियान चाइना का निवासी था, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। फाहियान कहाँ का निवासी? चाइना का। एक चीनी बौद्ध भिक्षु था, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में भारत में आया था। ठीक है, प्रश्न पूछा जाता रहता है ये सब कि किसके समय काल में आया था फाहियान, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में।
और ह्वेनसांग चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, सॉरी वो आया था कब, हर्षवर्धन के शासनकाल में, ठीक है। मेगास्थनीज कब आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, वो जो है यूनान का था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। अगला क्वेश्चन है भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था गुप्त काल। गुप्ता पीरियड भारतीय संस्कृति या इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि आप देखते हैं गुप्त काल में कला, साहित्य, विज्ञान, गणित, इन सभी के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा एक प्रकार से गुप्त काल में दबदबा रहा था। भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल यानी गोल्डन एज ऑफ जो है इंडियन हिस्ट्री कहा जाता है गुप्ता पीरियड को। समुद्रगुप्त जैसे, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, ठीक है, ऐसे तमाम प्रकार के, चंद्रगुप्त जैसे महान शासक हुए हैं इसमें। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है, तो कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र, ये बात ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन से आप देखिएगा, महमूद गजनबी ने अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध किया था, बताएं। महमूद गजनबी ने अंतिम आक्रमण जो किया था जाटों के विरुद्ध किया था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, जाटों के विरुद्ध किया था, ठीक है। महमूद गजनबी का भारत पर 17वां और अंतिम आक्रमण था, 1027 ईस्वी में आक्रमण किया था, ठीक है। अंतिम आक्रमण था 17वां आक्रमण। सिंध के जाटों के विरुद्ध था, जिन्होंने उन्हें सोमनाथ अभियान के दौरान उसे परेशान कर दिया था एकदम से, महमूद गजनबी को जाटों ने। अगला क्वेश्चन 27 नंबर देखेंगे, द्वितीय अशोक के नाम से कौन जाना जाता है। द्वितीय अशोक के नाम से कनिष्क को जानते हैं हम, द्वितीय अशोक कहते हैं कनिष्क को, ठीक है। क्योंकि कुषाण राजा था कनिष्क, बौद्ध धर्म के संरक्षण और उसके प्रचार प्रसार के कारण से उसको द्वितीय अशोक की संज्ञा दी जाती है। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं 28 नंबर प्रश्न है। प्रश्न है कादम्बरी का लेखक कौन था। कादम्बरी का लेखक है बाणभट्ट। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, यही बाणभट्ट ने हर्षचरित रचना भी लिखी है, कादम्बरी भी लिखी है। संस्कृत साहित्य का एक महान उपन्यास है कादम्बरी, ठीक है, बाणभट्ट ने इसको लिखा, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, मौर्य काल में कटक शोधन था। मौर्य काल में कटक शोधन क्या था, फौजदारी न्यायालय जो हुआ करता था उसी को कटक शोधन कहते थे। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अतीत की घटनाओं, लोगों और समाजों के क्रमबद्ध अध्ययन को एक प्रकार से आप देखते हैं इतिहास कहा, सॉरी क्या है प्रश्न आपका, मौर्य प्रशासन में फौजदारी, मौर्य काल में कटक शोधन जो था फौजदारी न्यायालय यानी क्रिमिनल कोर्ट हुआ करता था। ये दो प्रकार के न्यायालय थे मौर्य काल में बेसिकली, एक था धर्म स्थानीय जिसको दीवानी न्यायालय बोलते थे, और एक कटक शोधन जो फौजदारी मामले होते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 30 नंबर प्रश्न है, वह विषय जो अतीत का अध्ययन करता है उसे इतिहास कहते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं ऋग्वेद में, ठीक है। ये बात सब ध्यान रखेंगे, क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे, क्लियर। तो इसमें कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, ठीक है। इसमें मंत्रों का उल्लेख किया गया है, सरस्वती नदी का उल्लेख है, इंद्र का उल्लेख है, ठीक है, वरुण का उल्लेख है, वायु का उल्लेख, सबका उल्लेख है। भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता किसे माना जाता है। भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता माना जाता है अलेक्जेंडर वान कनिंघम को। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जिसको ASI कहते हैं, ASI फुल फॉर्म क्या होता है ASI का, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, उसका पहला महानिदेशक बनाया गया था, इसीलिए उनको इसका जनक कहा जाता है भारतीय पुरातत्व विभाग का। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 33 नंबर क्वेश्चन है, एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है। एरण अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से था, किससे था बेटा, एरण अभिलेख भानुगुप्त से संबंधित है। भानुगुप्त का 510 ईस्वी का एरण अभिलेख अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य जो है एरण अभिलेख में भानुगुप्त के मिलता है। 34 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, नागार्जुन पहाड़ियों में निम्न में से किसके ऐतिहासिक अभिलेख पाए जाते हैं। नागार्जुन पहाड़ियों बताएं। 34 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, नागार्जुन पहाड़ियों में निम्न में से किसके ऐतिहासिक अभिलेख पाए जाते हैं। दशरथ मौर्य के अभिलेख पाए जाते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अशोक का पौत्र था दशरथ मौर्य, उसने नागार्जुन पहाड़ियों में आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं के लिए गुफाएं बनवाई थी, जहां उसके अभिलेख मिलते हैं। अशोक के अभिलेख बराबर पहाड़ियां उसी में आपको मिलते हैं। दशरथ मौर्य ये अशोक का नाती था, ठीक है। आगे देखते हैं, यानी पौत्र था। अगला क्वेश्चन आपका 35 नंबर, कलिंग को विजित किसने किया था। कलिंग को अशोक ने विजित किया था, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें साल जो है 261 ईसा पूर्व की बात है, उस समय कलिंग पर आक्रमण किया था और कलिंग के शासक को पराजित किया था। बहुत भीषण नरसंहार हुआ था, इसी के बाद से युद्ध छोड़ दिया था किसने, इसने, क्या नाम है, अशोक ने। 36 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, प्रश्न क्या आ चुका बड़े भाई, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, प्रश्न है, सैंधव सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे।
सैंधव सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो सैंधव सभ्यता के लोग जो है पाशुपति देव की पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था बेटा, फटाफट से आप बताएंगे। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, सभी लोग बताएंगे। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो श्रीगुप्त जो थे ये गुप्त वंश के संस्थापक हुआ करते थे, श्रीगुप्त। ठीक है, गुप्त साम्राज्य की नींव कब रखी गई थी, 240 ईस्वी में गुप्त वंश की जो है नींव रखी थी श्रीगुप्त ने। चंद्रगुप्त प्रथम जो थे इस वंश के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। जबकि स्थापना किसने करी थी, श्रीगुप्त ने। 38 नंबर है, प्रागैतिहासिक का अर्थ क्या होता है, प्राग ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब क्या होता है बेटा, प्राग ऐतिहासिक का मतलब क्या होता है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। प्राग ऐतिहासिक का मतलब क्या होता है, तो प्राग ऐतिहासिक का मतलब होता है वह इतिहास जिसको पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर लिखा गया उसी को प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, हिंदू पॉलिटी पुस्तक के लेखक कौन है, हिंदू पॉलिटी बताएं। हिंदू पॉलिटी पुस्तक किसकी है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। हिंदू पॉलिटी पुस्तक किसने लिखी है, हिंदू पॉलिटी पुस्तक किसने लिखी है बेटा, हिंदू पॉलिटी पुस्तक किसने लिखी है, बिल्कुल काशी प्रसाद जायसवाल, केपी जायसवाल इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। केपी जायसवाल की पुस्तक है ये। इसका प्रकाशन कब हुआ था, 1924 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ है। ठीक है, इस पुस्तक में प्राचीन भारत की राजनीतिक व्यवस्था और संस्थाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, जायसवाल ने इस पुस्तक के माध्यम से सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन भारत में भी लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक व्यवस्थाएं मौजूद थी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 40 नंबर प्रश्न, आप देखिएगा बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। प्रश्न, मानव द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु कौन सी थी, तो मनुष्य ने तांबा धातु का प्रयोग सबसे पहले किया था, कॉपर का, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, भारत के प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है, पंचमार्क या आहत सिक्के, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। पंचमार्क या आहत सिक्के जो है ये पहले सिक्के थे, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, मौर्य वंश का अंत किसने किया, मौर्य वंश का अंत किसने किया था, फटाफट से आप बताएंगे। मौर्य वंश का अंत किसने किया था, बताइए। मौर्य वंश का अंत किसने किया था, मौर्य वंश का अंत शुंग वंश ने, सातवाहन वंश ने, कुषाण वंश ने, किसने किया था, तो मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। ठीक है, उसकी हत्या और तख्ता पलट किया था पुष्यमित्र शुंग ने। यानी शुंग वंश की स्थापना किसने करी थी, पुष्यमित्र शुंग ने। तो पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ को मार डाला था। ठीक है, और बृहद्रथ जो था ये सेनापति था किसका, बृहद्रथ का सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, कमांडर इन चीफ। उसने 185 ईसा पूर्व में, ठीक है 185 बीसी में ईसा पूर्व में एक सैन्य निरीक्षण के दौरान बृहद्रथ की हत्या कर दी और मगध के सिंहासन पर अधिकार कर लिया और नए वंश की स्थापना करी। बृहद्रथ की हत्या के साथ ही मौर्य वंश समाप्त हो जाता है और पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश यानी शुंग डायनेस्टी की स्थापना कर दी। पुष्यमित्र शुंग जो था एक कट्टर ब्राह्मणवादी शासक हुआ करता था। उसके शासनकाल में आप देखेंगे अश्वमेध यज्ञों का पुनरुद्धार हुआ। उसने न केवल मगध की रक्षा की बल्कि यवन आक्रमणकारियों को भी पीछे खदेड़ा। यानी इसने बहुत एक प्रकार से प्रतापी शासक था पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 137 वर्षों तक मौर्य वंश चला था चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर के। और बृहद्रथ, चंद्रगुप्त मौर्य पहला शासक था, मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। उसके बाद शुंग वंश आता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। अच्छा, मौर्य वंश के बारे में और कुछ बताना है क्या, कुछ बच्चे करे गुरुजी मौर्य वंश के बारे में कुछ और बता दीजिए। अच्छा, एक मिनट। देखिए मौर्य वंश की स्थापना कब हुई थी बेटा, ध्यान रखेंगे। 322 ईसा पूर्व में बीसी में मौर्य वंश की स्थापना होती है और 185 ईसा यानी ईसा पूर्व तक यानी बीसी तक इसकी जो है वो हो जाती है, मतलब समाप्त हो जाता है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल कब से कब तक रहा, चंद्रगुप्त मौर्य जो है 322 में गद्दी पर बैठा, 298 ईसा पूर्व तक यानी बीसी में चल रहा है उसमें गद्दी पर बैठा रहा। ठीक है, नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को हरा करके मौर्य वंश की नींव रखी थी और सेल्यूकस निकेटर को भी पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। फिर इसके बाद में इसका लड़का, चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का कौन है, बिंदुसार, 298 में बैठा गद्दी पर। ठीक है, और फिर उसके बाद में ये 273 तक गद्दी पर बैठा रहा, ईसा पूर्व की बात कर रहा हूँ। ठीक है, बिंदुसार को ही अमित्र घात कहा जाता है, शत्रुओं को नाश करने वाला। साम्राज्य का विस्तार दक्षिण की ओर किया था बिंदुसार ने। इसी बिंदुसार का लड़का है कौन, सम्राट अशोक। 273 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है सम्राट अशोक और 232 ईस्वी तक जो है ईसा पूर्व की बात कर रहा हूँ, ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा रहा। ठीक है, 261 ईसा पूर्व में कलिंग का भीषण युद्ध हुआ था, उसके बाद में धम्म का प्रचार करना शुरू कर दिया था इसने। और अशोक के बाद में आप देखते हैं कि राजा बृहद्रथ की हत्या हो जाती है और सेनापति पुष्यमित्र शुंग जो है शुंग वंश की स्थापना करता है। शुंग वंश
बात इसके बाद तक कब से कब तक चला? शुंग वंश जो है 185 ईसा पूर्व से लेकर के बीसी से लेकर के 73 जो है ईसा पूर्व तक यानी बीसी तक चला था, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट। पुष्यमित्र शुंग जो था ये इन्होंने यमन आक्रमणों को रोका, अश्वमेध यज्ञ करवाए, सांची के स्तूप और वेदिका का निर्माण करवाया। और पुष्यमित्र शुंग के बाद में आप देखते हैं उसका पुत्र अग्निमित्र गद्दी पर बैठा, जो कालिदास के नाटक मालविकाग्निमित्र के नायक हैं। मालविकाग्निमित्र वो अग्निमित्र के ऊपर ही मालविकाग्निमित्रम लिखा गया है, ठीक है। इसके अलावा अंतिम राजा थे इसके शुंग वंश के देवभूति, उसकी हत्या उसके मंत्री वसुदेव ने कर दी थी। वसुदेव कणव नाम था उसका, और वसुदेव ने उसकी हत्या करके फिर कणव वंश की स्थापना करी। फिर इसके बाद शुंग वंश के बाद में कौन सा वंश आता है? कणव वंश, ठीक है। कणव वंश की अगर बात करें बेटा, तो ये कब से कब तक रहा? 73 ईसा पूर्व से लेकर के 73 ईसा पूर्व से लेकर के कब से कब तक रहा? ये 73 से लेकर के 28 ईसा पूर्व तक रहा। ज़्यादा समय तक कणव वंश नहीं चला था, ठीक है, क्योंकि वासुदेव कणव ने इसकी स्थापना करी थी। एक छोटा राजवंश था जिसने मगध पर शासन किया था, और इसका अंत जो होगा सातवाहन वंश के राजाओं ने इस वंश के अंतिम सम्राट सुदर्शन को, मतलब सुशर्मन नाम था उसका, उसको हरा दिया था और सत्ता हथिया ली थी। फिर इसके बाद में सातवाहन वंश के शासक आ जाते हैं। इसका पूरा 60 ईसा पूर्व से लेकर के 225 ईस्वी तक ये लोग शासन करते हैं, ठीक है। आंध्रभृत्य कहा जाता है सातवाहन वंश को। सिमुक इसका संस्थापक था। गौतमी पुत्र सातकर्णी इस वंश का सबसे महान शासक था, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इन्होंने शीशे के सिक्के चलवाए थे, और ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा जो है सातवाहन वंश से ही शुरू होती। उसके बाद में फिर कुषाण वंश आता है। कुषाण वंश में आप देखते हैं जैसे कुजुल कटफिसेस संस्थापक था इसका, ठीक है। ये मध्य एशिया से आए थे, यूची जाति के लोग थे कुषाण वंश के। 15 ईस्वी से लेकर के इन्होंने 230 ईस्वी तक शासन किया था। गुप्त वंश आप देखते हैं 240 ईस्वी से लेकर के 550 ईस्वी तक श्रीगुप्त संस्थापक था। चंद्रगुप्त जो है प्रथम इस महान शासक था, महाराजाधिराज की उपाधि धारण करी थी। समुद्रगुप्त उसका लड़का चंद्रगुप्त प्रथम का, समुद्रगुप्त का लड़का चंद्रगुप्त द्वितीय था, विक्रमादित्य जो उपाधि धारण करता है, ठीक है। बारह मिहिर, कालिदास जैसे महान रत्न जो थे, नवरत्न चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में ही रहा करते थे। उसके बाद में फिर वर्धन वंश, पुष्यभूति वंश आता है जिसमें हर्षवर्धन रहते हैं, और हर्षवर्धन के बाद में फिर आप देखते हैं हिंदू सत्ता डगमगा जाती है। तो ये था कुछ इतिहास जो मैंने आपको बता दिया। अब 43 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न, ब्राह्मी लिपि का सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा था बेटा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था, बिल्कुल डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था। कब पढ़ा था? 1837 ईस्वी में इसको पढ़ा था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ब्रिटिश पुरातत्व और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे जेम्स प्रिंसप, ठीक है। उन्होंने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों जो स्तंभ था उस पर जो ब्राह्मी लिपि है उसको डिकोड किया था पहली बार। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 44 नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न है, अरबों ने सर्वप्रथम किस प्रदेश पर आक्रमण किया था? अरबों ने सबसे पहले किस प्रदेश पर आक्रमण किया था बेटा? तो सिंध पर आक्रमण किया था। 712 ईस्वी में आक्रमण, सॉरी 712 ईस्वी में, 713 में, 712 में आक्रमण किया था सिंध पर, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। राजा ताहिर उस समय शासन कर रहे थे। महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण कब किया था? बताएं। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया था? महमूद गजनवी ने कब आक्रमण किया था बेटा? 1025 या 1027? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1025 ईस्वी में आक्रमण किया था। और ये एक प्रकार से 1025 से 26 ईस्वी के आसपास आक्रमण होता है। गजनी साम्राज्य का तुर्क शासक था ये महमूद गजनवी, ठीक है। चालुक्य सोलंकी वंश के राजा भीम प्रथम का शासन था उस समय। गजनवी के आने की खबर सुनकर के भीम प्रथम अपनी राजधानी छोड़ करके भाग गए थे। ये डर था इसका, एक प्रकार से बहुत ही क्रूर शासक था ये गजनवी, महमूद गजनवी। मंदिर की रक्षा करते हुए कम से कम 50,000 हिंदू श्रद्धालु जो थे वो लड़ते हुए मारे गए थे। मंदिर का विनाश कर दिया गया था, मंदिर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था, इसने आग लगा दी थी पूरा, ठीक है। मंदिर लूटने के बाद में जब वो वापस जा रहा था तो कच्छ के रण में उसे भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और जाटों ने उसकी सेना को काफी नुकसान पहुंचाया। यही कारण था कि उसका अंतिम यानी 7वां आक्रमण जाटों के विरुद्ध था, और जाते जाते आप देखते हैं कि बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं पे इसको क्षति पहुंचा दी थी जाटों ने। 46 नंबर क्वेश्चन से आपका, आर्यों का प्रिय पेय कौन था? आर्यों का प्रिय पेय जो था, आर्य लोग क्या पीते थे? लोग सोमरस का पान करते थे। सोमरस माने एक मदिरा होती है विशेष टाइप की, जो देवता लोग ग्रहण करते थे। 47 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांगों की संख्या फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। वेदांग कितने हैं? 6 वेदांग होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वेदांग 6 है, वेद 4 है। 48 नंबर क्वेश्चन आप देखते हैं, तृतीय बौद्ध संहिता कहाँ पर हुई थी? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तृतीय बौद्ध संहिता कहाँ पर हुई थी? तृतीय बौद्ध संहिता
तो ये पाटलिपुत्र में हुई थी। पाटलिपुत्र कहाँ पर है? बिहार में पड़ता है पाटलिपुत्र, ठीक है। पाटलिपुत्र वर्तमान में पटना को पाटलिपुत्र पहले कहते थे। लगभग में 250 ईसा पूर्व में ये आयोजित हुई थी। उस समय संरक्षक थे शासक में, उनका नाम था मौर्य सम्राट अशोक। उन्हीं के संरक्षण में इसका आयोजन हुआ था और इसकी अध्यक्षता सभा की करी थी प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु मोगालिपुत्र तिस्स नाम के एक जो है बौद्ध भिक्षु ने करी थी, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखें। प्रथम बौद्ध संगीति की बात करें बेटा तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था कालाशोक के शासनकाल में। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था पटना में अशोक के शासनकाल में। और चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुई थी प्रथम शताब्दी ईस्वी में हुई थी कुंडलबन में कश्मीर में हुई थी। कश्मीर के शासक थे उस समय कनिष्क, उनके काल में हुई थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, कलिंग का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? कलिंग का 261 ईसा पूर्व लड़ा गया था, 8वें साल लड़ा गया था अशोक की गद्दी पर बैठने के बाद में। अगला क्वेश्चन से 50 नंबर, जेजाग भुक्ति किसे कहते हैं? जेजाग भुक्ति किसको कहते हैं बताएं? जेजाग भुक्ति कहते थे, जेजाग भुक्ति किस स्थान को कहते थे बेटा? जेजाग भुक्ति जो था ये किसको कहते थे? बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र था उसी को जेजाग भुक्ति कहा जाता था। ऑप्शन नंबर का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चंदेल वंश के एक शासक थे जेजाग भुक्ति, उन्हीं के नाम पर पड़ा था। जेजा या जयशक्ति था, उन्हीं के नाम पर इस क्षेत्र का नाम जेजाग भुक्ति पड़ा। प्राचीन काल में भुक्ति का अर्थ होता था प्रांत या क्षेत्र, इसलिए जेजा नाम के राजा थे, उनके द्वारा शासित क्षेत्र को जेजाग भुक्ति कहा गया, बुंदेलखंड का पूरा इलाका। चंदेल वंश का शासन था इस एरिया पर, जेजाग भुक्ति मुख्य शासन क्षेत्र था। चंदेल शासकों ने ही इस प्रदेश पर आप देखते एक प्रसिद्ध मंदिर बनवाया था, खजुराहो का मंदिर बड़ा फेमस है, यहीं पर बना हुआ है, ठीक है। इसमें जैसे झांसी, महोबा, खजुराहो, पन्ना और हमीरपुर इलाका जो था एक प्रकार से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के हिस्से पूरा का पूरा आ जाते हैं यहाँ पर, क्लियर। इसके अलावा आप देखते हैं चंदेलों की प्रारंभिक राजधानी खजुराहो थी, लेकिन बाद में उन्होंने महोबा और कालिंजर को अपना राजधानी बनाया था, ये बात आप ध्यान रखें, ठीक है। तो बुंदेलखंड, तो इस तरीके से आपने यहाँ पर जरूर 50 क्वेश्चन ही हैं, लेकिन कम से कम आपके 100 से 150 क्वेश्चन तैयार हो गए इस वीडियो के माध्यम से, मैंने आपको बता दिया। तो बाकी आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, पेपर जो आपका हो जाएगा तो पेपर मेरे पास आप भेज दीजिएगा इस नंबर पर 9984099139 पर आप पेपर PDF बना करके भेज दीजिएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और तो आपको PDF मैंने बना मतलब ये बता ही दिया है और चीज़ें हो ही गई हैं आपकी। बाकी अगर आपको PDF प्राप्त करना तो भी इस नंबर पर आप एसएमएस करेंगे तो आपको फीस रखी गई। आप कोर्स में ज्वाइन होने के लिए कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं 9984099139 पर एसएमएस करेंगे। 100 रुपीज़ फीस फर्स्ट सेमेस्टर की रखी गई है, जो बच्चा एसएमएस करेगा उसके लिए फीस की व्यवस्था मतलब उसके लिए PDF मिल जाएगा सभी सब्जेक्ट का। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।